हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो आज हमारा एमपीसी 023 के इजी नोट्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ये लास्ट वीडियो है। अब मैं जो स्माइल कर रही हूँ एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज काउंसलिंग साइकोलॉजी के सभी इजी नोट्स के एक्सप्लेनेशन का लास्ट वीडियो है। 21, 22 पहले ही हो चुके हैं, 23 का ये लास्ट वीडियो है और काफ़ी टीडियस टास्क था ये सभी वीडियोज़ को कवर कर पाना। बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन आने ही वाले हैं कुछ दिनों में, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराना इक्वली इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप सभी लोग इजी नोट्स पर बहुत ज़्यादा भरोसे से पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फिर मेरी भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि सब चीज़ें आप तक अच्छे से पहुंच पाएँ टाइमली। तो इनसाइट एज अ काउंसलिंग मेथड से आज हम शुरू करेंगे। लास्ट के करीब 7 टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, तो आज का वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आज मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। पता नहीं अभी वीडियो शुरू ही किया लेकिन अभी से बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे। तो चलिए इनसाइट एज अ काउंसलिंग मेथड से स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग के डिफरेंट मेथड्स को आपने पढ़ा है और इनसाइट भी एक काउंसलिंग का मेथड होता है, इसको आप इसमें पढ़ेंगे। पूछा गया है ये पहले, ये शॉर्ट नोट में आने वाले टॉपिक हैं। सी सेक्शन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बी सेक्शन में जो 6 मार्कर में आपके क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात हो रही है, तो वो टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। इनसाइट एज अ काउंसलिंग मेथड, इनसाइट इज इन काउंसलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, particularly one's thought, emotions, behaviors and underlying issues that contribute to personal difficulties। खुद को समझते हुए किसी चीज के बारे में सोच पाना या अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर पाना तभी पॉसिबल है जब आपकी इनसाइट अच्छी होगी। खास तौर से तब जब हम किसी पर्सन के थॉट, इमोशन, बिहेवियर या उन अंडरलाइंग इश्यूज की बात करें जो उसको पर्सनल डिफिकल्टीज दे रहे हैं। दिस मेथड हेल्प इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड डिस्कवर द रूट कॉजेज ऑफ देयर चैलेंजेस, अल्टीमेटली लीडिंग टू हेल्थियर कोपिंग मैकेनिज्म एंड बिहेवियर चेंजेस। इंसाइट की हेल्प से पर्सन बहुत सारे चीजों को सॉल्व कर सकता है। इंसाइट का मतलब हो गया सूझबूझ, अपनी समझ से चीजों को करने की कोशिश करना, या आपको क्या फील हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार होता है ना किसी सिचुएशन में हम होते हैं तो हमें लगता है कि ये बेहतर रहेगा करना, ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ ना ऐसा करना ज्यादा ठीक रहेगा। ये फीलिंग हमें कहाँ से आती है? ये हमें अपने इनसाइट से मिलती है। तो वही मेथड की बात हो रही है कि काउंसलिंग में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके की एस्पेक्ट्स की बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस होनी जरूरी है। जब आपके माइंड में, थॉट्स में थोड़ी क्लैरिटी होगी, मैं थोड़ी वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि कुछ तो आप पजल्ड होंगे प्रॉब्लम को लेके, अगर सब कुछ क्लियर ही है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो इतनी क्लैरिटी होनी जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको टैकल करा कैसे जाना है। सेल्फ अवेयरनेस होनी जरूरी है। द फर्स्ट स्टेप इन इनसाइट बेस्ड काउंसलिंग इज इंक्रीजिंग द क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस। दिस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग अनकॉन्शियस थॉट्स, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस इमोशनल रेस्पॉन्सेज। किसी भी पर्सन को जब हम इनसाइट के मेथड के थ्रू काउंसलिंग देते हैं तो उस पर्सन के अंदर सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप किया जाता है। अगर है वेल एंड गुड, अगर कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद ही जो पर्सन है वो ये समझ पाएगा कि उसके बिहेवियर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके रूट कॉजेज हैं क्या, वो चीजें निकली कहाँ से हैं। थ्रू एक्सप्लोरेशन द क्लाइंट बिगिंस टू अंडरस्टैंड हाउ पास्ट एक्सपीरियंसेस शेप देयर करंट डिफिकल्टीज। जब पर्सन जो है अपने काउंसलर की हेल्प से अंडरस्टैंड कर पाता है कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ थी, तो वो समझ पाता है कि कैसे डॉट्स कनेक्ट होंगे। अच्छा क्यों मेरे साथ ऐसा तब हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह रही, वो उसे खुद ही आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जो काउंसलर है वो क्लाइंट के साथ वर्क करता है उसको ये समझाने में कि आपके बिहेवियर में ऐसी चीजें लगातार होती हैं, ये पैटर्न बन गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना क्लाइंट को भी बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट नहीं अंडरस्टैंड करेगा तो फिर इंसाइट नहीं हो पाएगी। इंसाइट के मेथड में ये जरूरी है कि हमें कुछ क्लैरिटी हम गेन कर पाए थॉट्स में अपने। This could include understanding maladaptive coping strategies, cognitive distortion, unexamined beliefs that limit growth. Gaining insight into these patterns is often the key to breaking unhealthy cycle. इमोशनल एक्सप्लोरेशन की भी जरूरत होती है। इंसाइट ओरिएंटेड काउंसलिंग में क्लाइंट को हम कनेक्ट करते हैं उनके इमोशंस से डीपर लेवल पर। ऊपरी तौर पर तो वो चीजों को आपके सामने रख रहा है, लेकिन वो कितनी गहराई में चीजें जा सकती हैं ये फील कराना बहुत जरूरी होता है। इस काम को काउंसलर करते हैं। दिस इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स देम प्रोसेस अनरिजॉल्व्ड पेन, ग्रीफ और ट्रॉमा, प्रमोटिंग हीलिंग एंड एक्सेप्टेंस। देन पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग, जो भी पर्सपेक्टिव बना हुआ है उसमें शिफ्ट लाना है, चेंजेस लाने हैं परसेप्शन में। इंसाइट अलाउ क्लाइंट्स टू व्यू देयर प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स व्हिच कैन ऑल्टर देयर इमोशनल रिएक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। तो जब थॉट्स में चेंजेस आएंगे तो जाहिर सी बात है जो चीजें वो नहीं सोच पा रहे थे वो भी सोच सकेंगे। दिस शिफ्ट हेल्प्स इंडिविजुअल अप्रोच चैलेंजेस विद अ मोर बैलेंस्ड एंड कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट। इंसाइट बेस्ड काउंसलिंग के बेनिफिट क्या है? यहाँ पे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाती है।
जब किसी क्लाइंट की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी तो नेक्स्ट टाइम पे वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, उसे पता रहेगा कि मेरे पास ऐसी चीजों का भी एक्सपीरियंस है। इमोशनल हीलिंग होती है ऑफ कोर्स, इमोशनल लेवल पर भी जो काउंसलर है वो वर्क करते हैं, तो इमोशनल हीलिंग भी होती है। बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। लिमिटेशंस हैं जहां एक और ये पावरफुल है, लेकिन ये आपको कोई भी ऐसे सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं देती कि आप ये कह सके कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए ऐसा होगा। जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें आप सिर्फ इंसाइट से काम नहीं चला सकते, वहां पे आपको कुछ साइंटिफिक मेथड्स की भी जरूरत पड़ सकती है प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए, राइट। लेकिन अगर हम इंसाइट को दूसरे थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के संग कंबाइन कर दें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और होता भी है, नेचुरली होता है। काउंसलर जो हैं वो अपनी इंसाइट का भी यूज करते हैं, क्लाइंट के साथ भी उसको इंसाइट अवेक कराने में हेल्प करते हैं, और इस तरीके से चीजें चलती जाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स इन काउंसलिंग नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपने पहले एक बहुत बड़ा सा मैंने टॉपिक बनाया था, अगर आपको ध्यान होगा वहां पर वो एक छोटा सा पार्ट था, और वहां पर हमने इन ग्रुप्स को छोटा छोटा अपने मतलब वहां पे कंटेंट तो छोटा था, मैंने तो डिटेल में ही एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, इसीलिए इसको यहाँ रिपीट कर दिया है। वैसे जरूरत नहीं भी थी, अगर हम इसे स्किप भी करें तो चलेगा, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं काउंसलिंग में वो आप ऑलरेडी एक बड़े टॉपिक के अंदर आप जिसमें 4 से 5 टॉपिक कंबाइंड थे, ग्रुप वाला टॉपिक था, वहां पर आपने इसको पढ़ा है, तो वहां से आप इसको एक बार और रिव्यू कर लीजिएगा, वही टॉपिक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, रिपीटेड है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स इन इंडिया। द डेवलपमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड ग्रेजुअली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, ड्रिवन बाय इंक्रीजिंगली अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ। कैसे डिफरेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स इंडिया में डेवलप हुए, ये थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट है, तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डेवलपमेंट इंडिया में तब हुआ, धीरे धीरे हुआ ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स, ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ। जैसे जैसे मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ी, एजुकेशनल नीड्स बढ़ी, पर्सनल वेलबींग की जरूरत पड़ी, उस हिसाब से गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स इंडिया में बढ़ने लगे। इनिशियली काउंसलिंग इन इंडिया वाज लिमिटेड टू एकेडमिक गाइडेंस मेनली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। However, with growing concerns about student stress, career confusion, and mental health issues, the scope of counseling expanded. अर्ली डेवलपमेंट में क्या हुआ था चीजों को, अर्ली 20th सेंचुरी में गाइडेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो एजुकेशनल रिफॉर्म की फॉर्म में नजर आता था। द फोकस वाज प्राइमरीली ऑन वोकेशनल गाइडेंस एंड एकेडमिक काउंसलिंग टू हेल्प स्टूडेंट चूज अप्रोप्रिएट करियर्स। हाउएवर द रोल ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स वाज नॉट वेल डिफाइंड। शुरुआत में जो प्रोफेशनल काउंसलर्स थे उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, एजुकेशनल रिफॉर्म की फॉर्म में ये नजर आते थे। 1960s-70s में ग्रोथ आई, चेंजेस आए, जब गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स बनने शुरू हुए इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, और इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम की भी नीड है, और तब एनसीईआरटी के थ्रू बहुत सारे डेवलपिंग रिसोर्सेज और मटेरियल्स क्रिएट किए गए गाइडेंस इन स्कूल्स में। रिसेंटली अगर हम देखें तो 1990s एंड बियॉन्ड में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की नीड ज्यादा फील होने लगी। दिस वाज ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट स्टूडेंट सुसाइड्स, स्ट्रेस एंड इमोशनल वेलबींग, जिसकी हेल्प से गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर बनाए गए, और स्कूल और कॉलेजेस में नहीं, हॉस्पिटल, वर्कप्लेस, कम्युनिटी सेंटर ने भी यहाँ पे जगह ली अपनी। करंट सिनेरियो में देखें तो IACP यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड इंडियन एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे मेंटल वेलनेस सेंटर्स होते हैं जहां पर इन चीजों को देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। एक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्लेक्टिक काउंसलिंग होती क्या है, क्योंकि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस तो हम लिखेंगे ही। एक्लेक्टिक काउंसलिंग में जो काउंसलर्स होते हैं वो थेरेपिस्ट के लिए बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेस में से कुछ ऐसी अप्रोचेस को सिलेक्ट करते हैं जो उसकी ही नीड्स के हिसाब से जरूरी होती हैं। ये इंटीग्रेटेड काउंसलिंग से कैसे डिफरेंट होती है, इंटीग्रेटेड में हम डिफरेंट काउंसलिंग का इंटीग्रेशन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले ये चूज करते हैं कि हमारे क्लाइंट की नीड क्या है, हम बीच में चीजें नहीं बदलते, उसके हिसाब से लेकर चलते हैं। जबकि इंटीग्रेटेड में हम प्रोसेस में भी चेंजेस कर सकते हैं, हमें लगेगा अब हमें यहाँ जरूरत है तो हम चीजें बदल सकते हैं। तो एक्लेक्टिक के एडवांटेजेस की बात करें तो वो कुछ कुछ चीजें तो वही वाली हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी थेरेपिस्ट जो होंगे वो मल्टीपल थेरेप्यूटिक अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं क्लाइंट की नीड के हिसाब से, और इसकी हेल्प से वो डाइवर्स इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच पर अगेन वर्क करेगा, क्योंकि जब इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को लिया जाएगा, डिफरेंट अप्रोचेस को लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करेगा।
क्लाइंट सेंटर्ड होगा क्योंकि क्लाइंट ही फोकस पर है, हमारे क्लाइंट की नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उनको एनकाउंटर करना है, तो वो चीज सेंटर पर है, इसलिए क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करती है। जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल मेथड यूज होंगे तो जाहिर सी बात है कि चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, तो इंक्रीज इफेक्टिवनेस इसमें हमें देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें हमें कोहेरेंस की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक यूज होती हैं, तो देर इज अ रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंसी और कंफ्यूजन इन द थेरेप्यूटिक अप्रोच। यानी कि अगर हमने कोई क्लियर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं बनाया है क्लाइंट के लिए, तो प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है हमें वो चीजें उतनी बेहतर नहीं मिल पाए जो हम चाह रहे हैं। क्लाइंट्स में फील डिसोरिएंटेड और अनक्लियर अबाउट द थेरेपी प्रोसेस। यहाँ पे एक्सपर्टीज की जरूरत है, क्योंकि कई थेरेपीज को कंबाइन करना और उसमें भी इस बात को ध्यान रखना कि हमारे क्लाइंट की नीड क्या है, और शुरुआत में चीजों को स्ट्रक्चर करना एक बहुत ही ज्यादा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत है। और अगर जो काउंसलर हैं उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो वो इसको फॉलो करने में फेल हो जाएंगे। पोटेंशियल फॉर ओवरवेल्म। सम क्लाइंट्स में फील ओवरवेल्म बाय द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्निक, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, उन्हें लगेगा कि बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं चीजों को, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्लेक्टिक काउंसलिंग एक फ्लेक्सिबिलिटी तो देता ही है, लेकिन फिर इसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग, जिसको एसआईटी भी हम बोलते हैं, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक है जिसे डोनाल्ड मैकेनबॉम ने डिजाइन किया था टू हेल्प इंडिविजुअल्स कोप विद स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली। The goal of SIT is to build resilience by teaching clients to anticipate, prepare for, and manage stress before it becomes overwhelming. It is often used for individuals dealing with anxiety, trauma, or other stress-related condition. क्योंकि नाम भी है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग, तो स्ट्रेस को ही रिमूव करने की कोशिश इस मेथड के थ्रू की जाती है। इसमें होता क्या क्या है, इसके फेजेस की बात करें तो पहला फेज होता है इसमें कंसेप्चुलाइजेशन फेज। In this phase, the therapist helps the client understand the nature of stress and its impact on their thought, feeling, and behavior. The client learns to identify their specific stressors and the cognitive distortions that contribute to their stress reaction. शुरुआत के फेज में आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी कंसेप्चुलाइजेशन किया जाता है कि स्ट्रेस का नेचर क्या है, किस लेवल का स्ट्रेस है, कितनी प्रॉब्लम सीवियर है, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आ जाता है विच इज स्किल एक्विजिशन फेज। यहाँ पे जो थेरेपिस्ट हैं वो डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटेजीज सिखाते हैं कि कैसे आप जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, कुछ कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सिखाए जा सकते हैं। तो जो भी स्किल एक्वायर करानी है हमें क्लाइंट को, वो इस फेज में करानी है। और स्किल्स को एक्वायर करने के बाद उसके एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है कि अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप कैसे करेंगे, थ्योरेटिकली एंड देन प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में पर्सन को डालकर एप्लीकेशन का फेज देखा जाता है। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा कोपिंग स्किल्स सीखने को मिलती हैं क्लाइंट को, तो ये उस तरीके से प्रॉफिटेबल होता है। बाय लर्निंग टू मैनेज स्ट्रेस बिफोर इट एस्केलेट्स, इंडिविजुअल्स कैन प्रिवेंट बर्नआउट। प्रॉब्लम के बढ़ने से पहले उसे कैसे रोकना है, ये मेन टारगेट होता है एसआईटी का। और एम्पावरमेंट ये है कि इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर वंस रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। हर पर्सन को लगने लगता है कि मैं डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसे करना है। तो कुल मिला के स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग जो है एक इफेक्टिव टेक्निक है। आते हैं आरईबीटी की तरफ। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जिसको एल्बर्ट एलिस ने डिस्कवर किया था। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट इरेशनल बिलीफ एंड डिस्टॉर्टेड थिंकिंग लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस एंड मालएडेप्टिव बिहेवियर। जो हमारे रैशनल बिलीफ होते हैं या हमारी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है, उसी से हमारे इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट होते हैं, उसी से हमें एंग्जाइटी होती है और उसी की वजह से हमारा बिहेवियर भी अलग सा दिखने लगता है। REBT focuses on identifying, challenging and changing these irrational thought to promote healthier emotions and actions। जो एबीसी मॉडल है REBT का, वो अलग से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एबीसी मॉडल क्या है। अगर 3 मार्कर में आ जाए तो मालूम होना चाहिए। एबीसी मॉडल बड़ा ही सिंपल है। ए का मतलब होता है, ए जो यूज होता है, मतलब तो कुछ नहीं होता है, खैर ए का जो यूज होता है वो एक्टिवेटिंग इवेंट को डिफाइन करने में होता है कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी इवेंट जो हमें ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हम एक इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, कोई भी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस या नेगेटिव फीडबैक हम देते हैं। तो एक्टिवेटिंग इवेंट मतलब हो गया वो इवेंट जिसने हमारी प्रॉब्लम को एक्टिवेट किया, कॉज आप जिसे कह सकते हैं। बिलीफ, द इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट ऑफ्टन शेप्ड बाय इरेशनल और रिजिड बिलीव्स। फॉर एग्जांपल, बिलीविंग आई मस्ट ऑलवेज सक्सीड आफ्टर अ फेलियर। तो एक पर्सन जो होता है किसी कॉज की वजह से कोई बिहेवियर को एग्जिबिट करता है, वो बिलीफ के फॉर्म में नजर आता है, मतलब वो अपने माइंड में उसको एक थॉट बना के, एक बिलीफ बना के रख लेता है, वो बिलीफ होता है। अब जब कोई ऐसा बिलीफ हम बनाएंगे जो कि सही नहीं है,
तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, है ना, इफेक्ट जिसे आप कह सकते हैं कॉज, और फिर बीच की सिचुएशन और फिर इफेक्ट, ऐसे भी देख सकते हैं। द इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द बिलीफ, फॉर इंस्टेंस बिलीविंग दैट फेलियर मीन्स यू आर वर्थलेस माइट लीड टू डिप्रेशन और अवॉइडेंस ऑफ न्यू चैलेंजेस। तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी वही होगा। जब आप एक नेगेटिव थॉट को एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लेंगे तो उसके आउटकम पॉजिटिव कैसे आ सकते हैं, वो भी नेगेटिव ही होंगे कॉन्सिक्वेंसेस की फॉर्म में। आरईबीटी में की कॉन्सेप्ट ये यूज होते हैं कि यहाँ इरेशनल बिलीफ को पर फोकस किया जाता है, कि जैसे किसी पर्सन का परफेक्शनिज्म दिखाना, बहुत ज्यादा किसी दूसरों से अप्रूवल लेने की कोशिश करना कि जो चीज है वो बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, इस तरीके के थॉट्स को जो जो होते हैं वो इमोशनल सफरिंग देते हैं किसी भी पर्सन को। फिर डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीफ्स, किसी भी पर्सन के जो इरेशनल बिलीव्स हैं उनको लॉजिकल रीजनिंग से रिप्लेस किया जाता है, एविडेंस, प्रैग्मेटिक थिंकिंग, इन चीजों को स्टोर किया जाता है पर्सन के अंदर, जिससे रैशनल बिलीव जो होते हैं वो चेंज होने लगते हैं, रैशनल में कन्वर्ट होने लगते हैं। एम्फेसिस ऑन एक्सेप्टेंस, ये जो आरईबीटी है ये अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल अदर एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लाइफ एक्सेप्टेंस, इन तीनों चीजों को प्रमोट करती है कि हम खुद को भी एक्सेप्ट करें, हम ये भी एक्सेप्ट करें कि दूसरे हमें कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वो भी हमें करना पड़ेगा, और हमारी जो लाइफ है वो भी जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है या जो हमने बिल्ड किया उसी तरीके से हमें जीना है। इसका जो गोल है वो यही है कि एक पर्सन को एक बहुत रैशनल फुलफिलिंग लाइफ दी जाए, वो उसकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग पैटर्न है, वो बहुत रैशनल हो पाए। लास्ट टॉपिक है हमारा साइकोडायनेमिक काउंसलिंग। साइकोडायनेमिक काउंसलिंग एक ऐसी अप्रोच है जो साइको एनालिसिस के प्रिंसिपल्स में रूटेड है, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। जब साइकोडायनेमिक काउंसलिंग की बात आएगी तो वो सारे कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं जो आपने पढ़े थे, बिगिनिंग में मैंने पढ़ाया था ये टॉपिक बहुत डिटेल में, तो वो डिटेलिंग तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन आपको पता है कि हमारे अनकॉन्शियस में जितनी भी चीजें छुपी हुई हैं और वो सभी चीजें जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो हमारी पर्सनैलिटी को इस तरह से शेप कर रही है कि आज हमारी पर्सनैलिटी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, उस पर वर्क करने के लिए हम साइकोडायनेमिक काउंसलिंग का यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स में तो वही सब चीजें आ जाएंगी। अनकॉन्शियस माइंड आप जानते हैं क्या होता है, कि हमारे जो 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस में हमारे बिहेवियर के सबसे ज्यादा ऐसी चीजें छुपी होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। हमारी अनकॉन्शियस डिजायर, फियर, मेमोरीज, ये सब फैक्टर जो होते हैं वो हमारे पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं और हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स उनसे आती हैं। फिर डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारी टाइप की होती हैं, एक ऐसी स्ट्रेटेजीज जो हम अपने एंग्जाइटी को स्टॉप करने के लिए रिएक्शन में दिखाते हैं। ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस का यूज करना, ट्रांसफरेंस मतलब ट्रांसफर करना अपने इमोशंस को अपने थेरेपिस्ट के साथ में, और फिर हमारा जो थेरेपिस्ट है वो काउंटर ट्रांसफर करेगा, मतलब हमने जो चीजें इमोशनली एक्सप्रेस की हैं वो उनसे काउंटर करके हमसे सवाल कर सकता है कि हम उनको इस तरह से क्यों फील कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से इमोशनल रिस्पॉन्सेस को डील करना। इंसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस, जो साइकोडायनेमिक काउंसलिंग है वो इंसाइट का भी यूज करती है कि आपको क्या लगता है कि चीजें कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पास्ट की चीजें भी ली जाती हैं, तो पास्ट के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करते हुए फ्यूचर में चीजें कैसे बदल सकती हैं, ये भी हम यहाँ देखते हैं। साइकोडायनेमिक काउंसलिंग में फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये मेथड यूज होते हैं। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ। आपको पता है फ्री एसोसिएशन में पर्सन फ्री होता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। वर्ड एसोसिएशन में वो वर्ड्स की हेल्प लेता है, मतलब एक वर्ड उसको दिया जाता है, उस वर्ड के अराउंड वो क्या क्या सोच रहा है उन चीजों को अंडरस्टैंड किया जाता है। किस तरीके के ड्रीम्स उसको दिख रहे हैं जो उसके प्रॉब्लम कर रहे हैं लाइफ में, उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है और फिर सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो एक डीप इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है। आपको पता है कि ये हमारे अनकॉन्शियस में छुपे हुए चीजों को बाहर निकालती है। फाइन, सो वी हैव फाइनली कंप्लीटेड MPC 023 एंड इजी नोट्स आपके पास हैं ही, वीडियो लेक्चर्स आपके पास सभी हो गए हैं, तो इनको रिपीट कर लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ जो टॉपिक्स हैं थोड़ा बहुत जो रिपीटेड हैं वो उनको मैं प्लेस कर दूंगी, तो जो लोग आगे स्टूडेंट्स PDF ले रहे हैं उनको वो रिपीटेड वाला प्रॉब्लम नहीं आएगी, हालांकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है चीज़ों को फिर भी। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे, अब तो मैं क्लिनिकल वालों से मिलूंगी क्योंकि काउंसलिंग वालों के तो इजी नोट्स खत्म ही हो गए हैं, जितना भी एक्सप्लेनेशन था। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो ड्रॉप जरूर कीजिएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय।